उनसे दूर ना भागे तो ये अजीब है। सभी जानवर किसी अजीब चीज या बर्ताव के होने से डर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी शेर, शार्क या भेड़िए के हमला करने पर भागिए मत। न वहां से भागिए और न ही शिकारी को अपनी पीठ दिखाएं। किसी चीज को भागते हुए देखकर बहुत उत्तेजना होती है और खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। जब किसी भूखे शिकारी की नजर कोई खाने लायक चीज पर आती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा अपने शिकार का पता लगाने के उन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कुछ वहां के कुदरती माहौल पर भी निर्भर करता है। बर्फीले उत्तर में बहुत ज्यादा दूर तक देख पाना आसान नहीं है। यहां लगभग हर चीज सफेद है या फिर वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। यहां सूंघने की काबिलियत सबसे ज्यादा कम आती है और उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पोलर बेयर उसी का इस्तेमाल करते हैं, शायद अपने दिमाग में किसी सील की याद लिए। ये शब्दों में तो नहीं सोच सकता, पर इसका दिमाग अलग अलग आवाजों, गंध और आकृतियों को याद रख सकता है। अपनी सूंघने की काबिलियत से इसने पता लगा लिया है कि यहां पास ही लेमिंग्स हैं। ये उनके खोदने की आवाज भी सुन सकता है, पर उन्हें देख बिल्कुल नहीं सकता। जमीन पर वार करके ये उन्हें डराकर भागने पर मजबूर कर देता है और ये अपनी सूंघने की काबिलियत से उनकी जगह का सही पता लगा सकता है। लोमड़ियां भी पोलर बेयर्स जैसी खूबियों का इस्तेमाल करती हैं, पर उनसे बेहतर। ये सील तो नहीं पकड़ सकती, पर इनकी खूबी है बहुत छोटे जानवरों का शिकार करना। हम जानते हैं कि मैमल्स के पास थोड़ी बहुत याददाश्त होती है, जिसकी बदौलत वो कुछ खास तरकीबों को याद रख पाते हैं और उनकी जगहों पर वापस आते हैं जहां किस्मत ने उनका साथ दिया था। ये जानवर तब भी शिकार करता है जब ये भूखा नहीं होता। इसने एक ऐसा काम करना सीख लिया है जो सिर्फ ज्यादा विकसित समझ वाले जीव ही कर सकते हैं। इसने खाना जमा करना सीख लिया है। जब ये भूखी नहीं होती तो लोमड़ियां अपने शिकार किए हुए लेमिंग्स को छिपा देती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें निकाल सके। ये समझदारी की वो निशानी है जिसकी बदौलत हमें सबसे होनहार जानवरों के सोचने के तरीके को समझने में मदद मिल सकती है। लोमड़ी कई महीनों तक शिकार कर सकती है और अपनी इस मेहनत के फल की बदौलत कई महीनों तक जिंदा रह सकती है। भालू लोमड़ियों से कम समझदार नहीं होते, बस उनकी जरूरतें वैसी नहीं होती। ये कई महीने कोई भी शिकार किए बिना रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न गॉसहॉक को रोज शिकार करना पड़ता है। ये प्रजाति सदा हरे भरे पेड़ों में घोंसले बनाती हैं, पर इन्हें पतझड़ वाले पेड़ों के जंगलों में शिकार करना पसंद है क्योंकि ये ज्यादा दूर तक देख पाते हैं और साथ ही प्रजनन के मौसम में इन्हें एक दिन में कई बार शिकार करना पड़ता है।
बच्चों का चिड़चिड़ापन अपने माता पिता को लगातार खाना ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जो इन्हें मजबूर करता है, बल्कि इनकी फितरत है। सही कहा जाए तो माँ बाप बनने से आया बदलाव, माता पिता होने का एहसास, पर सिर्फ एक फितरत ही है। समय के साथ वयस्क गॉसहॉक इसमें माहिर हो जाते हैं और हर बार अंडों से बच्चे निकलने पर और अच्छे माँ बाप बन जाते हैं। ये इस जोड़े का नर है और इस पर इन भावनाओं का बहुत गहरा असर हुआ है। ये घबराया हुआ है क्योंकि इसके बच्चे इसे परेशान कर देते हैं, मगर इसी वजह से ये किसी तरह का खतरा या शिकार को पता लगाने में माहिर हो गया है। प्रजनन के मौसम में ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। हार्मोन्स में आए बदलाव की वजह से ये सुपर गॉसहॉक बन गया है। जंगल में कोई और शिकारी पक्षी इसकी तरह उड़ान नहीं भर सकता। ये अपने पंखों को चोट पहुंचाए बिना टहनियों के बीच से उड़ान भरता है, क्योंकि ये लकड़ी की इस भूल भुलैया के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है जहां ये शिकार कर रहा है। इसके दिमाग में एक 3 डायमेंशनल नक्शा है जो इसे बताता है छोटा रास्ता कहाँ है, मुड़ना कहाँ है, रफ्तार कब बढ़ानी है और रुकना कब है। अपने दिमाग की बदौलत ये अपनी और उस जगह के बीच का अंदाजा लगा लेता है जहां शिकार तक पहुंचने पर इसका शिकार पहुंचेगा। गॉसहॉक्स हमेशा तेजी से शिकार करते हैं और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है हमला करते हुए ऐन मौके पर अपनी रफ्तार बढ़ा लेना। जब से इसने अपने साथी के साथ रहना शुरू किया है, तभी से इसे अपना शिकार बांटने की आदत पड़ गई है। ये उसे खाने की जितनी ज्यादा चीजें लाकर देता है, मादा इसे उतनी ही बार मिलन करने देती है। तभी से इसने शिकार के पंख नोचना शुरू कर दिया है ताकि मादा को ये सब ना करना पड़े, क्योंकि उसके पास पहले ही अंडे सेकने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये ऐसा अपने बच्चों के लिए करता है क्योंकि वो खुद ये सब नहीं कर सकते। शायद ये थोड़ा सा खा भी लेता है, छोटे छोटे से निवाले जो इसे शिकार करते रहने के लिए ताकत देंगे, लेकिन इसके अंदर की भावना इसे इस शिकार को अपने घोंसले पर ले जाकर सबके साथ बांट कर खाने या उसे पूरी तरह से उन्हें देने के लिए मजबूर कर रही है। शायद इस दौरान इसके शरीर में कुछ ऐसा होता है जिससे इसे कम भूख लगती है या कम खाने से ही इसकी भूख मिट जाती है। प्रजनन के मौसम में नर सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं। असल में इस दौरान नर का वजन बहुत घट जाता है, पर इसकी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलता है। मकड़ियां भी प्रजनन करती हैं जब उनके खून में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं जिससे उनकी भूख मर जाती है, क्योंकि अगर उन हार्मोन्स की वजह से इन्हें भूख लगना बंद ना हो तो ये अपने बच्चों को ही खा जाएंगी। अगर हम उन चीजों का अध्ययन कर सके तो शायद हम इंसानों में मोटापा खत्म कर सके। हालांकि इससे ज्यादा अच्छा होगा शारीरिक कसरत करना। हैरानी की बात है कि मकड़ियां हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लगभग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं, सिवाय उन 2-3 घंटों के जो उन्हें जाल बुनने में लगते हैं। ये मिलन करते हुए भी बहुत कम हरकत करती हैं। हालांकि ऐसा साल में एक बार ही होता है, मगर हाँ, शिकार करते वक्त ये बिजली की रफ्तार से हरकत कर सकती हैं, या यूं कह लो कुछ ही मिली सेकेंड्स में। जाल बनाने में माहिर ये मकड़ियां लगभग हर समय चौकन्ना रहती है, जिसका मतलब होता है कई दिनों या हफ्तों तक बिना हिले रहना, एक ही पोजीशन में, वो भी शरीर के अकड़े बिना। मगर फिर भी ये बिना हरकत किए
1 मिलीसेकंड में हमला कर सकती हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि जानवरों की दुनिया में इनकी मांसपेशियों की बनावट बहुत अनोखी होती है। इनकी बेहद पतली टांगों में सिर्फ इतनी जगह होती है जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशियां समा सके, जो जोड़ों को मोड़ती हैं। मकड़ियां उनमें खून भरकर उन्हें लंबा कर लेती हैं, किसी हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। मांसपेशियों के इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो बहुत तेजी से हमला कर पाती हैं। मकड़ी को अपने जाल पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसके कमाल के रिफ्लेक्सेस ने हमले को वक्त रहते रोक दिया। इसे हालात का अंदाजा लगाना होगा। उसके जाल में आए तनाव से मकड़ी को पता चलता है कि उसके जाल में फंसने वाला शिकार काफी भारी है, जिसका मतलब है कि वो ताकतवर भी है। कोई कदम उठाने से पहले मकड़ी को पक्का करना होगा कि जाल में जो भी फंसा है वो बेबस हो जाए। शिकार भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ है। इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, पर इसे कुछ नजर आया है जिससे ये डर के मारे जम गया है। लगभग 1 मिनट बाद ये बहुत ध्यान से बच निकलने की कोशिश करता है। मकड़ी को इसके भागने की कोशिश का पता चल जाता है और वो हमला कर देती है। इस तरह की मकड़ियां 3 चरणों में हमला करती हैं। सबसे पहले ये पक्का करती हैं कि ये अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार से नहीं उलझेंगी, और इसका पता लगाने के बाद ये शिकार को लपेटना शुरू करती हैं, पर हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखती हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बहुत बड़ी मात्रा में तरल रेशम बनाती हैं जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस हो जाता है। इसे पक्का करना होता है कि इसका शिकार आजाद ना हो जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी, बेबस होने के बाद वो अपना बचाव ना कर सके। टिड्डे की टांगें बहुत ताकतवर होती है और एक जोरदार लात मकड़ी की टांग तोड़ सकती है या उसके ढांचे को चटका सकती है। अपने शिकार को लपेटने के बाद मकड़ी तीसरे चरण का काम शुरू करती है। ये अपने शिकार को अपने कलिसराइड से काटती है और उसमें जहर छोड़ देती है। अगर इतना बड़ा शिकार जल्दी मर जाए तो ये मकड़ी के लिए अच्छा होगा, इसलिए नहीं कि ये अपने शिकार को दर्द नहीं देना चाहती, बल्कि किसी खतरे से बचना मकड़ी के लिए ही फायदेमंद है, और इसलिए भी कि उसका खाना जल्दी पचने के लिए तैयार हो जाए। मकड़ियां अपने शिकार के शरीर में जो जहर छोड़ती है वो उनके शरीर को अंदर से गला लेता है। अब सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। मकड़ियों के पास खाना चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने शिकार को पीती हैं। वो मकड़ियां जो जाल बुनती हैं इतनी सटीकता के साथ शिकार करती हैं कि उनकी कामयाबी की दर लगभग 100% होती है। जो भी जीव मकड़ी के जाल से टकराता है, चाहे वो कोई कीड़ा हो या कोई और मकड़ी,
या कोई छोटा मेंढक हो या कोई हमिंग बर्ड, अगर वो चिपचिपी रेशम की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाते तो उन्हें गला दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि मकड़ियों की काबिलियत उनके छोटे जाल तक ही सीमित है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जानवरों के अंदर इंद्रियां कैसे काम करती हैं। उन दृश्यों की कल्पना करना जो कीड़े अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देखते हैं, या पता लगा पाना कि वो क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, या वो उन अंगों से क्या पता लगाते हैं जो किसी और रीढ़ की हड्डी वाले जीव के पास नहीं है, किसी के भी होश उड़ा देगा। ये पता लगा पाना नामुमकिन है कि वो जीव जिनके दिमाग हमारे दिमाग से इतने अलग हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उन्हें मिलती है। हम उनके बर्ताव से कुछ ही चीजें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करीब से देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। जैसे मिसाल के लिए इस बात का पता लगाना कि क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस पर हमला करेगा अगर वो ये समझ जाए कि उसका शिकार उसी की प्रजाति का है। क्या ये विशाल अफ्रीकन स्टिक मैंटिस जानता है कि ये एक नन्हे बॉक्सर मैंटिस को खा रहा है? प्रतिद्वंदी शेर एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन वो अपने दुश्मन को खाते नहीं हैं। जब एक मैंटिस का सामना उसी के आकार के दूसरे मैंटिस से होता है तो ऐसे में मुठभेड़ का नतीजा एक ही हो सकता है। इनमें से कोई एक दूसरे को खा जाएगा। अपनी ही प्रजाति वाले को खाना मैंटिस के लिए कोई अजीब बात नहीं है और ना ही शेरों के लिए है, लेकिन एक शेर के दिमाग में यह होता है कि उसे वही चीज खानी है जिसका उसने पहले शिकार किया है, ना कि जिसे इलाके पर कब्जा जमाने के लिए मारा है। वहीं दूसरी तरफ मैंटिस दूसरे मैंटिस को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर या किसी दूसरे कीड़े को खा रहा हो, और प्रजनन का मौसम आने तक ये हर मुमकिन चीज को खा जाते हैं। उसके बाद मिलन के लिए बनने वाले हार्मोन्स नर और मादा के बीच इस फितरत को खत्म कर देते हैं, वो भी लगभग हर बार। एक चीज जो इन जीवों की जिंदगी पर असर डालती है वो है खुद को छुपाने की काबिलियत। ये नजर ना आकर जिंदा रहते हैं। इसीलिए नकल करने वाले मैंटिस का दिमाग, जैसे ऑर्किड मैंटिस, पौधे की ज्यादा से ज्यादा नकल करने के लिए प्रेरित करता है। इसे गुजरते वक्त को भुलाकर भूख से बर्दाश्त करते हुए ऐसी कोई भी हरकत करने से बचना होगा जिससे इसके शिकार या शिकारी को इसकी मौजूदगी का पता चल जाए। अपने शिकार पर निशाना लगाने के लिए उसे एक नजर देखना है। और ये उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है। हम ये समझ सकते हैं कि मैंटिस अपने शिकार और दूसरे जीवों के बीच फर्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस जीव से खतरा है और किस से नहीं है। ये नर और मादा के बीच फर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मक्खी बहुत पास आ जाए तो क्या ये कोई चाल हो सकती है? कोई भी अनजान चीज हमेशा डरावनी लगती है, पर इस फ्लावर मैंटिस को डर नहीं लगता, लेकिन इसे अपने शिकार के खुद पर बैठने की आदत नहीं है।
मक्खियों के देखने की काबिलियत काफी हद तक मैंटिस जैसी ही होती है, लेकिन ये मक्खी इस फूल पर अपने शिकारी के बाद आई थी। मक्खी के लिए ये सब कुछ एक फूल ही था, लेकिन अगर मैंटिस ने मक्खी के पास जाने की कोशिश की होती तो फिर नतीजा बिल्कुल ही अलग होता। जानवर किसी भी चीज के मुकाबले डर की वजह से जिंदा रह पाते हैं, जो इनके बचाव का मुख्य तरीका है। मगर फिर भी इन्हें उन शिकारियों से डर नहीं लगता जिन्हें वो देख नहीं पाते। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि कोई चीज भविष्य में इनका शिकार कर सकती है। जानवरों को सिर्फ आवाजों, गंध और अपने आसपास घूमने वाली परछाइयों से डर लगता है। प्रकृति में जो भी जानवर हर वक्त चौकन्ना नहीं रहता, उसका अंत बहुत जल्दी हो जाता है। किसी बिच्छू पर हमला करना जानलेवा हो सकता है, तो ये जरूरी है कि जो भी जानवर इस लाजवाब पर मजबूत कवच वाले आर्थ्रोपॉड का शिकार करना चाहता है, उसके दिमाग में थोड़ा डर होना चाहिए। बिच्छू के पास चाबुक जैसी पूंछ होती है जो बहुत तेजी से हमला कर सकती है, पर ये रेप्टाइल उन कमजोर हिस्सों की पहचान कर सकता है जहां इसे बिच्छू के हथियारों को नाकाम करने के लिए काटना है। ये बिच्छू किसी बड़े बंदर की जान ले सकता है, तो इस नन्ही इग्वाना के लिए इसे मारने में मुश्किल और खतरा और भी ज्यादा है। मगर फिर भी हालात इस नन्हे शिकारी के काबू में हैं। इसकी समझ और फुर्ती बिच्छू की जहरीली पूंछ से बचने के लिए पूरे तालमेल से काम करते हैं। शायद इस बिच्छू को इग्वाना के स्केल्स के बीच डंक मारने की जरूरत है ताकि उसका जहर असर दिखा सके, और बिच्छू के ज्यादातर हमले इग्वाना के स्केल्स को भेद नहीं पाते। जो भी हो, ये जाहिर है कि शिकारी को बहुत चौकन्ना रहना होगा ताकि उसे डंक ना लग जाए। सबसे अजीब बात होती है शिकार का शिकारी की उम्मीद से विपरीत बर्ताव करना, जो है अपने हमलावर को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़ना। इससे शिकारी की सुध भंग हो जाती है और वो शिकार को मारने का इरादा छोड़ देता है, शायद खुद की जान बचाने के लिए। लेकिन इग्वाना ने तब भी बिच्छू पर हमला जारी रखा जब वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, और जैसे ही शिकार अपनी पीठ इसकी तरफ करता है, इग्वाना एक बार और कोशिश करती है। इस बार इग्वाना ने बिच्छू को बुरी तरह घायल कर दिया है और अपनी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाने की उसकी क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। शिकार बुरी तरह घायल हो गया है और मरने ही वाला है। अब इग्वाना की फितरत उसे बताती है कि उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बिच्छू पूरी तरह हिलना बंद नहीं कर देता। इसका दिमाग इसे बता देता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है, या कब बिना डरे इंतजार करना है और कब अपने शिकार को खाने के लिए आगे बढ़ना है। जाहिर है रेप्टाइल्स का दिमाग ये भी पता लगा लेता है कि कब उसे अपने शिकार से कोई खतरा नहीं है और वो अगला काम कर सकते हैं, उसे खाना। अगर बिच्छू अब भी अपने डंक से अपना बचाव कर सकता, तो इस हालत में उसके पास इग्वाना की आंख या उसके मुंह में डंक मारने का अच्छा मौका था।
पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इग्वाना ने समझा है, बल्कि ये तो उसकी प्रवृत्ति है जो इसे कई इग्वानास की मौतों के बाद प्रकृति के चयन की प्रक्रिया से मिली है। सबसे अच्छा हमला होता है दूर से किया गया हमला। उतनी दूरी से किया हमला जो संभावित शिकार के बचाव के सभी तरीकों को नाकाम कर दे, और अपने बचाव सुनिश्चित करने के लिए अपने शिकार को बिना किसी खतरे के पकड़ना। शिकार में अपने शिकार के रंग और आकृति को अच्छी तरह समझने की काबिलियत होनी चाहिए ताकि खतरनाक जीवों से बचा जा सके, चाहे वो डंक मारने वाले जीव हों या वो जीव जो उन्हें खाने वालों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। गिरगिट भी ऑर्किड मैंटिस की तरह ही बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कीड़े मकोड़ों को इसकी चाल से कोई डर नहीं लगता अगर ये दूर रहे। शिकार इतने बड़े शिकारी से कोई खतरा महसूस नहीं करते जो काफी दूर हो। किसी कीड़े का दिमाग अपनी तरफ तेजी से आने वाली किसी चीज से बचने के लिए प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन गिरगिट अपने शिकार के सुरक्षित इलाके में जाए बिना उसका शिकार कर लेते हैं। इतना बड़ा कोई जीव जो इतना धीरे चलता हो बहुत ज्यादा डरावना नहीं है। गिरगिट की निशानेबाजी, जिसका प्रदर्शन वो ठीक उस जगह पर अपनी जीभ से निशाना लगाकर करता है जहां उसकी नजरें टिक जाती हैं, और ये हमला इतना सटीक होता है कि ये छोटे कीड़ों को भी पकड़ सकता है जो कि सबसे ज्यादा फुर्तीले कीड़े होते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करता है तो रेप्टाइल पर कुछ ऐसे हार्मोन्स का असर होता है जो इसे बताते हैं कि ये जितना सुस्त रहेगा इसका शिकार उतना ही कामयाब होगा। इसका हरा रंग इसे आसपास के माहौल में घुल मिल जाने और किसी खतरे की तरह ना नजर आने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके हमलों का असर इसके पास मौजूद दूर तक हमला करने वाले किसी भी और हथियार से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे शिकार के पास नहीं जाना पड़ता। सभी जानवरों का अपना सुरक्षित इलाका होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा है, और इस गिरगिट के आकार का शिकारी ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। मक्खियां गलत अंदाजा लगा सकती हैं। जब वो ज्यादा से ज्यादा किसी शिकारी के झपटने या हमले के लिए खुद को तैयार करती हैं तो गलती कर देती हैं। एक गिरगिट का दिमाग लगभग दो अलग दिमागों की तरह काम कर सकता है, जो उस चीज को चुन या नकार सकता है जो उसकी आंखें दाईं और बाईं तरफ में एक साथ देखती हैं। लेकिन जब इन्हें कोई फैसला करना होता है तो इन्हें दोनों आंखों को एक ही वक्त पर एक ही जगह पर केंद्रित करना होता है ताकि वो दूरी का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी चिपचिपी जीभ से एकदम सटीक हमला कर सकें। इस सिस्टम के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है कि इसे रोजाना बहुत सारे शिकार करने पड़ते हैं। ये दौड़ नहीं सकता, पर इसकी फुर्ती और ताकत इसे होशियारी से आगे बढ़ने की काबिलियत देती है। सांप भी अचानक हमला कर सकते हैं।
ये बहुत सब्र के साथ तब तक घात लगाकर बैठे रहते हैं जब तक शिकार बहुत पास नहीं आता। गिरगिट से अलग सांप कई दिनों, महीनों या पूरे एक साल तक बिना खाए रह सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इंतजार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बीता हुआ वक्त इनकी याददाश्त में दर्ज नहीं होता। ये वक्त के गुजरने के साथ ही उसे भूल जाते हैं। बिना हिले रहना ही इनका सबसे अच्छा विकल्प है। एक सांप किसी शिकार का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल सकता, और अगर ये बिना हिले अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश करे भी तो ये गलती कर सकता है। ये जल्द ही हिलने को नाकामी से जोड़कर देखने लगता है और सांप ऐसे ही सब्र रखना सीखता है। सांप सिर्फ एक ही बार तेजी से हरकत कर सकते हैं। अपनी गर्दन को एस के आकार में मोड़कर यह तब हमला करता है जब कोई जीव इसके सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरता है। अगर शिकार ज्यादा दूर हो तो सांप को इंतजार करना पड़ता है। रेगिस्तान में छांव और छिपने की कोई जगह न होने की वजह से सूरज इसका वक्त से भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। सहारा में किसी सांप को गर्मी से बचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे अच्छा रहता कहीं और चले जाना, और कोई शक नहीं कि इसके रिश्तेदारों की कई प्रजातियां करोड़ों साल पहले ज्यादा नम और ठंडे इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन हॉर्न्ड वाइपर यहीं रह गया और इसने गर्मी से बचने का तरीका निकाल लिया है ताकि ये इतनी गर्म रेत में भुन न जाए जिस पर अंडा पकाया जा सकता है। ये अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि इसकी सलाइवा सूख जाएगी, और यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। इसे पसीना नहीं आता क्योंकि इसकी त्वचा में पोर्स नहीं है, और यहाँ कोई छांव भी नहीं है। तो इसके पास इकलौता तरीका है खुद को रेत में ढक लेना। और जिस चीज की शुरुआत इसके कुदरती माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हुई थी, वो एक बिना सोची समझी रणनीति बन गई। इसकी बदौलत न ये सिर्फ खुद को चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचा पाया, बल्कि इसने खुद को उन जीवों की नजरों से भी छिपा लिया जो इस पर हमला कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी, अब ये छोटी चूहों से लेकर गेकोस तक का शिकार पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कर सकता है। ये खुद को ठंडा रखने के लिए रेत में छुप जाता है, पर यह शिकार की सबसे बढ़िया तकनीक भी है। बाकी काम इसका जहर कर देता है। यह अपने शिकार को बाद में ढूंढ लेगा, उसकी मौत के बाद। देखा जाए तो सबसे पेचीदा हमला वो होता है जिसमें कई सारे शिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें एक ही शिकार को पकड़ने के लिए तालमेल बैठाकर काम करना होता है। जानवरों की दुनिया में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का शिकार करने वाला दल सबसे बड़ा होता है। हमले में पूरा झुंड शामिल हो जाता है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि शिकारी दल का हर एक सदस्य पहले से ही तय चीजों में जरा भी फेरबदल किए बिना अपने काम को अंजाम दे। इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
पर यह भी सच है कि जब बहुत सारे सदस्य एक ही काम को करने की कोशिश करते हैं तो गलती करने की गुंजाइश भी कई गुना बढ़ जाती है। सबसे आम गलती तब होती है जब संभावित शिकार वक्त रहते खुद को बचाने के लिए शिकारियों के झुंड के किसी सदस्य को देख लेता है, जैसे झुंड के सबसे कम उम्र के सदस्य या सबसे अनाड़ी या सबसे भूखे सदस्य को। इनमें से सिर्फ किसी एक सदस्य को नजर आने या कोई आवाज करने की गलती करनी है और 19 सदस्यों का झुंड नाकाम हो जाएगा। और इस बार शिकार के लिए इतने ही डॉग्स आए थे। अक्सर डॉग्स को बिल्लियों या ज्यादातर पक्षियों से ज्यादा समझदार समझा जाता है, लगभग बंदर जितना समझदार। पर एक हद तक हम भी भेदभाव से परे नहीं हैं। हमें डॉग से प्यार है जो हमारे सबसे पुराने और वफादार दोस्त हैं। मगर हकीकत यह है कि समझदारी को किसी मात्रा में नहीं मापा जाना चाहिए। हमें बेहतरीन होने की नहीं बल्कि काबिलियत की बात करनी चाहिए। जिंदा बचे रहने के लिए हर प्रजाति को अपने आसपास के माहौल को किसी तरह समझने की काबिलियत चाहिए, जैसे थोड़ी सी याददाश्त या खास तरह की दिमागी बनावट। बेशक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, हाइनाज या वुल्व्स के मामले में हम उस समझदारी का पता लगा पाते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। समाज में रहने वाले जानवरों की सुनने समझने की क्षमता का विकास उनके खेल, उनके औहदे और उनके भावनात्मक संबंधों से होता है। लेकिन शिकार नजर आने से पहले योजना बनाने की काबिलियत डॉग्स में भी नहीं पाई गई है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स लगभग हमेशा ही एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं और ये हमेशा अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले झुंडों को बाहर निकालने और खाने लायक किसी शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा चौकन्ना रहते हैं। ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जितने बड़े इलाके की निगरानी करते हैं और इनके शिकार करने का तरीका इनके जीने के तरीके से मेल खाता है। वो हमेशा इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। इनका रंग शिकार करते वक्त नजर न आने में इनकी मदद करता है। इनका तरीका बहुत सीधा सा होता है जिसे अमल में लाने पर वो शिकार का एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे बच निकलना मुश्किल है। इनके चलने का तरीका बदल जाता है और एक लाइन में चलने के बजाय ये फैल जाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये मादा लीडर के पीछे पीछे चलते हुए एक साथ रहे। इलाके की खूबियां, शिकार की प्रतिक्रिया और इनका अनुभव बाकी का काम कर देता है। जिस शिकार का पता लीडर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग लगाती है, अगर वो इन्हें देखकर भाग ना जाए तो जल्द ही विंड डॉग्स उसे दाईं और बाईं तरफ से घेर लेंगे और शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। ये अचानक से और मिलिट्री की तरफ फैलकर हमला करने की तकनीक का मिला जुला रूप है। अच्छी तरह संगठित अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के झुंडों के हमलों की कामयाबी की दर हमेशा 75 से 90% के बीच होती है। ये भयंकर शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को झुंड के किसी सदस्य द्वारा मार दिए जाने से पहले खाना शुरू कर देते हैं। अपने इसी बर्ताव के लिए इन्हें वाइल्ड डॉग्स कहा जाता है। ये बाकी शिकारियों से ज्यादा जालिम लगते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ये किसी भी और जानवर से ज्यादा जालिम या दयालु नहीं है। कुदरत में बेरहमी की कोई जगह नहीं। ये सिर्फ प्राकृतिक और जंगली बर्ताव का इंसानी नजरिया है। जो भी हो,
वाइल्ड डॉग्स जिस तरह से अपने शिकार को खाते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग इनसे बचकर रहते हैं और इनका योजनाबद्ध तरीके से शिकार किया जाता है और कई जगहों पर इन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। असल में ये अफ्रीका के ज्यादातर इलाकों से गायब हो चुके हैं। जानवरों को इस तरह देखना जैसे वो भी कभी इंसान थे, हमें वन्य जीवन की हकीकत से अलग करके हमें उलझन में डाल देता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी तेंदुए या किसी हाथी से दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शेर को पालतू बनाकर रखते हैं। ये एक खतरनाक खेल है जो इसे खेलने वालों के नादानी को दिखाता है। एक शिकारी हमेशा शिकारी ही रहता है। यहां तक कि डॉग्स भी अपनी पुरानी फितरत को अंदर दबाए रखते हैं। लेकिन मांसाहारी जीव अपने शिकार से ज्यादा बुरे नहीं होते, ना ही उनसे बेहतर होते हैं। मांस खाने वाले जानवर बुरे नहीं होते, ना ही अच्छे होते हैं। हर जानवर अपने कुदरती माहौल के लिए बहुत जरूरी होता है। विकास की प्रक्रिया अपना काम करती रहती है, जिसकी वजह से एक नपातुला युद्ध जो रोजाना अलग प्रजातियों के बीच लड़ा जाता है। जो शिकार करते हैं वो अपने शिकार की तकनीक को बेहतर बनाते हैं, जबकि जिन्हें अपना बचाव करना होता है वो खुद का पकड़ा जाना और ज्यादा मुश्किल बनाते जाते हैं। और जब तक हर प्रजाति के सदस्यों के बीच ये मुकाबला चलता रहेगा, हर चीज कुदरती और जंगली तरीके से अपना काम करती रहेगी।